कहते हैं कि देश का विकास ग्राम पंचायतों के विकास से जुड़ा होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान इस कड़ी की प्रथम भूमिका निभाता है। वर्तमान परिवेश में यदि हम देखें तो आईटी एवं डिजिटल तकनीकों का किसी संस्था के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के दृष्टिगत पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश की समस्त ग्राम पंचायतों के लिए वर्ष 2020 में ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया। यह सॉफ्टवेयर पंचायतों की कार्यप्रणाली एवं उनके कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने में योगदान अदा करता है। इस सत्र में हम ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से समझेंगे और ये समझेंगे कि इसमें ग्राम प्रधानों की क्या भूमिका है। तो ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हमें जाने के लिए किसी भी ब्राउज़र पर eGramSwaraj.gov.in एंटर करना है, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ही आप इसके होम पेज पे पहुँचेंगे, आप सर्वप्रथम ये देखेंगे कि यह एक सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि ग्राम पंचायतों में कराए गए जो भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों के सापेक्ष उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर के मुख्यतः 4 भाग हैं। पहला भाग पंचायतों की प्रोफाइल से संबंधित है, दूसरा भाग पंचायतों के कार्य योजना से संबंधित है, नियोजन से संबंधित है, तीसरा भाग पंचायतों के क्रियान्वयन से संबंधित है, जो कार्यों का क्रियान्वयन होगा, चौथा भाग पंचायतों की अकाउंटिंग से संबंधित है और वो ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली से संबंधित है, जबकि ग्राम प्रधान और सचिव संयुक्त हस्ताक्षर से कैसे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेमेंट करेंगे। इस सॉफ्टवेयर के 3 मुख्य लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं, जो कि ग्राम पंचायत स्तर के हैं, जो कि आपको संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त होंगे। सबसे पहला जो लॉगिन आईडी है वो एडमिन यूजर का, जिसको हम एडीएम यूजर कहते हैं। इस यूजर में वो कार्य किए जाते हैं जो कि ऑनलाइन भुगतान करने से पूर्व अनिवार्य है। मेकर की लॉगिन आईडी ग्राम पंचायत सचिव की लॉगिन आईडी होती है और इसी कड़ी में जो चेकर की लॉगिन आईडी है वो आपकी है, मतलब ग्राम प्रधान की। तो चलिए आइए हम एक ग्राम पंचायत की एडमिन यूजर आईडी से लॉगिन करके ये देखते हैं कि ऑनलाइन भुगतान करने से पूर्व हमें क्या क्या करना अनिवार्य है। जैसे ही हम इसमें लॉगिन करेंगे, हम ये देखेंगे कि बाएं हाथ पे हमें एक मेनू दिख रहा है। इस मेनू में पंचायत प्रोफाइल, रिसोर्स एनवेलप, प्लानिंग, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, एम एक्शंस ऑफ जैसी गतिविधियां लिखी हैं। इन गतिविधियों का तात्पर्य उन्हीं 4 मुख्य भागों से है जो मैंने आपको पूर्व में बताया था, जिसमें कि पंचायत प्रोफाइल, पंचायत की प्लानिंग, पंचायत का क्रियान्वयन और पंचायत की अकाउंटिंग से संबंधित। तो पंचायत की प्रोफाइल में हम एक पंचायत में कौन उनके सदस्य हैं, कौन उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी डिटेल्स भरते हैं। पंचायत की प्रोफाइल पूरी भरते हैं कि वो पंचायत का भौगोलिक स्थिति क्या है, वो वहाँ पंचायत वो किस लिए फेमस है, पंचायत में सेक्रेटरी कौन है, प्रधान कौन है, इन सब की जानकारी ईमेल, मोबाइल नंबर एंट्री करते हैं। प्लानिंग में जो आपने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीपी जो आपने ग्राम सभा में ऑलरेडी बनाई है, उस जीपीडीपी को हम यहाँ पे अंकित करते हैं। प्लानिंग में ही एक कॉन्सेप्ट है रिसोर्स एनवेलप का। जब आपने जीपीडीपी बनाई होगी तो ये आपने देखा होगा कि हम अपने रिसोर्सेस का आकलन करते हैं, हम अपने संसाधनों का आकलन करते हैं। इसी क्रम में जो हमारे वित्तीय संसाधन होते हैं, उस वित्तीय संसाधन को हम यहाँ पे अंकित करते हैं, जिसमें कि मुख्यतः जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे अनुदान हैं, जैसे 15वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, हमारी योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान या अंत्येष्टि स्थल का विकास, ऐसी योजनाओं में जो प्राप्त धनराशि होती है उसको हम यहाँ पे अंकित करते हैं। प्लानिंग करते समय हमें 2-3 मुख्य बिंदु का ध्यान देना है। प्रथम कि कार्य योजना जो अंकित की गई है इस सॉफ्टवेयर पर, वह कार्य योजना में सभी कार्य जीपीडीपी के अनुरूप आ गए हैं अथवा नहीं आए हैं। उन कार्यों की जो अनुमानित लागत बताई गई है वो भी जो है वो जीपीडीपी के अनुरूप है और उसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक गैप नहीं है। दूसरा कि पंचायत में जो ग्राम सभा में जिस जीपीडीपी को अप्रूवल दिया है वही जीपीडीपी यहाँ पे अंकित की गई, क्योंकि हम जानते हैं कि एडीएम यूजर पर मुख्यतः जो कार्य होता है वो सचिव महोदय द्वारा किया जाता है और ग्राम प्रधानों का इन सब कार्यों में कम रोल होता है। ये 2-3 बिंदु जो हम बता रहे हैं, ये बिंदु को देखने के लिए आप इस लॉगिन आईडी से भी देख सकते हैं और रिपोर्टिंग सेक्शन में भी आप जो है ई ग्राम स्वराज के देख सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो प्लान जब हमारा अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लान में जितनी भी एक्टिविटीज, मतलब जो भी हमारे कार्य लिए गए हैं, वो सब कार्य प्रोग्रेस रिपोर्टिंग सेक्शन में चले जाते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग सेक्शन हमारा क्रियान्वयन का सेक्शन है। ये सेक्शन में हम एक्चुअल वर्क करते हैं, मतलब जो भी कार्य हम पंचायतों में संपादित करेंगे जमीनी
स्तर पर उस कार्यों का लेखा जोखा यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को कराने के लिए हमें उस कार्य पर वांछित तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। ये जो मॉड्यूल है हमारा प्रोग्रेस रिपोर्टिंग का, उस कार्यों की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति को कैप्चर करता है। यहाँ पे यह भी महत्वपूर्ण जानना है कि हमारे प्रदेश में वर्ष 2016 में 2 लाख तक के कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को ही अधिकृत किया गया है सभी प्रकार की स्वीकृति प्रदान करने के लिए, चाहे वो तकनीकी स्वीकृति हो, चाहे वो वित्तीय स्वीकृति हो और चाहे वो प्रशासनिक स्वीकृति हो। शर्त यह है कि कोई भी कार्य को टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाएगा, हमें इस बात का ध्यान रखना। और उसके पश्चात जो उससे ऊपर के कार्य हैं वो सक्षम स्तर से हमें स्वीकृति प्राप्त करनी है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग सेक्शन में जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसकी स्टेटस हमको बताना पड़ता है, चाहे वो ऑनगोइंग है, क्या वो कंप्लीट हो गया है, क्या वो किसी कारणवश सस्पेंड हो गया है और या किसी कारणवश अबेंडेंड हो गया है। ये 4 चीज़ें भी हमको अंकित करनी पड़ती है, क्योंकि हम ये ऐसा जानते हैं कि कभी कोई कार्य किसी ग्राम पंचायत में जब लिया जाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो कार्य कभी रुक जाता है या किसी विवाद के कारण उसको ख़त्म करना पड़ता है, उसको समाप्त करना पड़ता है। तो ये भी इस सॉफ्टवेयर में सुविधा है कि आप इस कार्य का स्टेटस चेंज कर सकते हो, जिससे कि जो आपकी धनराशि आपने उस पर अंकित करी है वो धनराशि आपके पास पुनः प्लानिंग सेक्शन में आ जाएगी और आप नया कार्य बना सकते हो। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में कार्यों के अनुमोदन के पश्चात हमें प्रत्येक कार्य की भौतिक प्रगतिवार जियो टैगिंग करनी होती है। यह जियो टैगिंग हम एम एक्शन सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं। यह एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ही विकसित किया गया है, जिससे कि हम स्टेज वाइज प्रत्येक कार्य की जियो टैगिंग एडमिन यूजर के माध्यम से ई ग्राम स्वराज पर अंकित कर देते हैं। यह जियो टैगिंग अंकित करना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि बिना इसके अंकित किए हम ऑनलाइन पेमेंट भुगतान नहीं कर पाएंगे किसी कार्य के अगेंस्ट। ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली को समझने के लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर ई ग्राम स्वराज से इंटीग्रेटेड है और यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली को हम क्रियान्वित करते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है PFMS, जिसको हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित किया गया एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों की यानी कितनी स्कीम्स, योजनाएं क्रियान्वित ऑलरेडी हो चुकी हैं। जब हम ई ग्राम स्वराज और पंचायतों को देखते हैं और PFMS को इंटीग्रेट करने की बात कहते हैं, तो मंत्रालय पंचायती राज ने यह निर्णय लिया कि ई ग्राम स्वराज पे इस PFMS सॉफ्टवेयर को हम एक बैंकिंग पेमेंट गेटवे के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो कि बैकएंड पे काम करेगा और फ्रंट एंड पे सिर्फ ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन ही यूजर को दिखेगा। तो जिस प्रकार ई ग्राम स्वराज पर एडमिन लॉगिन था, उसी प्रकार प्रत्येक पंचायत का PFMS पर भी एक लॉगिन आईडी। तो आइए हम चलते हैं कि एक PFMS पर लॉगिन कर लेते हैं और उससे देखते हैं कि हमें PFMS पर हमें क्या चीज़ सुनिश्चित करनी है जिससे कि हम ऑनलाइन पेमेंट किसी योजना अंतर्गत कर सकें। तो PFMS पे लॉगिन करने के लिए हम pfms.nic.in की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे हम अपनी पंचायत, जो हमारी पंचायत की यूज़र आईडी पासवर्ड है, उससे हम लॉगिन कर लेंगे। जब हम इस पर लॉगिन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बाईं तरफ बहुत सारे मेनू हैं, जिसमें कि एक माई स्कीम का टैब है। उस टैब में हमें मैनेज स्कीम के अंतर्गत जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि हमारी जो स्कीम, जो योजना जिसके माध्यम से हम भुगतान करना चाहते हैं, उस योजना का अकाउंट नंबर, IFSC कोड वहाँ पे रजिस्टर्ड है और वो बैंक स्टेटस उसका अप्रूव्ड है। जब तक ये चीज़ आप ये सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक भुगतान संबंधी कार्रवाई आप नहीं कर पाएंगे। और यह PFMS पे कार्य किसी भी योजना में एक ही बार हमें करना होता है। PFMS सॉफ्टवेयर पर जब हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं अपने योजनावार, तो हम पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम वापस आते हैं ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पे और आपके लॉगिन से, मतलब चेकर के लॉगिन से हम ये देखते हैं कि आपकी क्या भूमिका रहेगी इस सॉफ्टवेयर में और हमें क्या क्या कार्य करने हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे एक चेकर से लॉगिन कर लिया है। इस चेकर में आपको मेनू कार्ड में 2 चीज़ें दिखेंगी, एक यूज़र मैनेजमेंट और एक मास्टर एंट्री। यूज़र मैनेजमेंट में आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे अंकित करनी होती है। यहाँ पे जो प्रोफाइल है, ये जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको प्रोफाइल अंकित करनी होती है। जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो इस प्रोफाइल में आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। ये प्रोफाइल आप
अपडेट कर लें। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ के पर ईमेल आईडी जो आप लिखें वो अपनी लिखें और इसका अप्रूवल एडीओ पंचायत से लेना अनिवार्य है। इसी प्रकार जब हम मास्टर एंट्री में जाते हैं तो हमें डीएससी से संबंधित चीज़ें मिलती हैं कि आप अपनी डीएससी यहाँ पे रजिस्टर कर लें, डीएससी को योजनावार जनरेट कर लें। डीएससी के अनुमोदन उपरांत आप पेमेंट फाइल पर साइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह पेमेंट फाइल आपको मेकर मतलब जो हमारे पंचायत सचिव हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित की जाएगी। अब ये पेमेंट फाइल किसी वेंडर के लिए हो सकती है, किसी बेनिफिशियरी के लिए हो सकती है, उस पे आपको अपना अनुमोदन प्रदान करना है डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। तो अब आप अगर इस स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइन एफटीओ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये साइन एफटीओ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी पेंडिंग अप्रूवल आपके पास उपलब्ध होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब कि जो भी पेमेंट फाइल मेकर द्वारा मतलब सचिव द्वारा आपको प्रेषित की गई है भुगतान हेतु, वो सारी फाइलें आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। उस फाइल पे आपको ये चेक करना है कि उस वेंडर को जितनी पेमेंट की जा रही है वो सही है कि नहीं है, वो वेंडर का अकाउंट नंबर वो सही है कि नहीं है, वो वेंडर का नाम सही है कि नहीं है, किसी और वेंडर को तो नहीं पेमेंट की जा रही, कार्य जिस कार्य पे पेमेंट की जा रही है वो कार्य जो है वो ज़मीनी हकीकत पे हुआ है। और यदि आप इस चीज़ों से संतुष्ट हैं तो आप अनुमोदन प्रदान कर देंगे। नहीं संतुष्ट हैं तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या मेकर को रिवर्ट भी कर सकते हैं। आप फिर से उनको वापस भेज सकते हैं कि आप इसको सही करके दोबारा भेजिए। यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर जो आपके पास डीएससी जो मिली है उस डीएससी से आपको यहाँ पे अप्लाई डीएससी करना है उस भुगतान पे। हर पेमेंट जो वाउचर क्रिएट होता है हमारे यहाँ उसका एक एफटीओ जनरेट होता है, उस प्रत्येक एफटीओ पे आपको साइन करना होगा। जब तक आप ये साइन नहीं करेंगे मतलब जब तक आप ये अनुमोदन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किसी पेमेंट पे नहीं देंगे तब तक भुगतान नहीं हो सकती। यहाँ पे भुगतान प्रणाली संपन्न होती है और जैसे ही आप साइन कर देते हैं वो भुगतान पीएफएमएस को चला जाता है किसी वेंडर या लाभार्थी को पेमेंट करने के। ऑनलाइन भुगतान पे आपके अनुमोदन के उपरांत इसका स्टेटस आप विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से ई ग्राम स्वराज के होम पेज पे और अपने लॉगिन आईडी पे भी देख सकते हैं, जहां पे कि ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित सारी रिपोर्टें उपलब्ध हैं। यह ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं आपको इसमें सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, जो कि कुछ बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अपने डीएससी का आदान प्रदान किसी से न करें। इसी प्रकार लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपको मैंने बताया मेकर और चेकर का आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो भी आप किसी से आदान प्रदान ना करें। जब आप पेमेंट करें तो किस वेंडर को पेमेंट हो रहा है, कितने अमाउंट का हो रहा है, ये चेक कर लें। यदि आप इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यदि आपको इस प्रक्रिया को समझने में कोई समस्या आती है तो आप संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपकी समस्या का निराकरण जनपद स्तर से नहीं हो पाता है तो आप राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग के RGSA सेल मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सेल से संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं आशा करता हूं कि आपको इस सत्र से लाभ मिला होगा एवं ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने में आपको सहायता प्राप्त हुई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।